यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। इस समय उनके चेहरे पर डर और घबराहट साफ नजर आ रही थी। वो अपने माथे पर आते पसीने को बार बार पोंछते हुए एक नजर उस जलती मोमबत्ती की तरफ देखते तो कभी दरवाजे की तरफ। आज उनके चेहरे का डर और घबराहट ऐसी थी जिसे शायद ही वो कभी किसी के सामने दिखता थे। अगर कोई इस समय राजा चंद्रसेन को इस दशा में देखा था तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ माही, जो रूपाली के कक्ष से उसे पुस्तक को प्राप्त कर वापस अपने कक्ष में लौट आई थी, वो ध्यान से अपने सामने रखी उसे पुस्तक को देखने लगी। दिखने में यह एक बहुत ही ज्यादा साधारण सी पुस्तक नजर आ रही थी, जिस पर माही को कुछ ऐसा खास तो नहीं दिखाई दे रहा था जिससे इसको कोई किसी भी तरह एक खास वास्तु समझ सके। जिस चीज को देखकर माही को इस चीज पर शक होने लगा कि कहीं राजकुमारी रूपाली ने उसे कोई गलत पुस्तक तो नहीं दे दी। अगर राजकुमारी रूपाली ने माही को कोई गलत पुस्तक दे दी तो शायद माही भी नहीं जानती थी कि वह राजकुमारी रूपाली की इस चालाकी की का अंजाम होगा। वो राजकुमारी रूपाली को क्या सजा देगी, पर अभी माही ने इस बारे में ज्यादा ना सोचने का फैसला करते हुए तुरंत उसे पुस्तक को खोला, जिसे देखकर माही के चेहरे की खुशी, जो पुस्तक खोलने से पहले उसके चेहरे पर थी, वो अपने सामने रखी पुस्तक को देखकर धीरे धीरे गायब होने लगी। माही ने हड़बड़ाते हुए जल्दी से एक साथ अपने सामने रखी पुस्तक के 3 से 4 पन्नों को लगातार पलटती रही, पर वो इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी, क्योंकि यह सभी पन्ने बिल्कुल ही खाली थे। जिस चीज को देखकर माही का दिमाग खराब होने लगा, उसके पास पहले ही समय की बहुत ज्यादा कमी थी और अब ऊपर से इतनी मेहनत से प्राप्त हुए इस पुस्तक के ऐसे खाली निकलने पर माही का गुस्सा और ज्यादा बढ़ने लगा। माही ने गुस्से में उस पुस्तक को गुस्से में अपने आप से दूर फेंक कर मारा और गुस्से में राजकुमारी रूपाली के कक्ष की जाने के लिए पीछे की तरफ मुड़ी। पर अचानक ही माही की नजर उस पुस्तक से निकलती रोशनी पर गई, जिससे माही का ध्यान तुरंत अपने सामने पड़ी पुस्तक की तरफ चला गया, जिस पर इस समय ऊपर रखी मोमबत्ती का प्रकाश पड़ रहा था, जिसमें वो पुस्तक एक चमक के साथ जगमगा रही थी। जिसे देख माही ने तुरंत अपने कदमों को उसे पुस्तक की तरफ बढ़ाया, जो धीरे धीरे रोशनी के प्रकाश में आकर उसके ऊपर कुछ शब्दों का निर्माण कर रही थी। जिसे देख माही ने तुरंत उसे खाली पुस्तक को उठाया और उसके कुछ पन्नों को पास रखी मोमबत्ती की रोशनी के ऊपर किया, जिससे उन खाली पन्नों पर अचानक ही प्रकाश करने से अक्षरों का निर्माण होने लगा। जिसे देखकर माही का चेहरा, जो कुछ समय पहले गुस्से से लाल हो गया था, इस समय उस पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। माही ने तुरंत उन पन्नों का पलटना शुरू किया। रात का समय, समुद्र राज्य का राजमहल। इस समय पूरे राजमहल में शांति पसरी हुई थी। रात का एक लंबा पहर बीत चुका था, जिससे राजमहल में चारों तरफ शांति फैली हुई थी। आसपास पहरे पर खड़े सिपाही भी धीरे धीरे नींद की झप्पियों में जाने लगे थे। वो कभी एक नजर ऊपर की तरफ देखते और फिर अपने आंखें बंद कर लेते। इस समय राजमहल में सभी उपस्थित लोग गहरी नींद की आगोश में थे। वही एक काली परछाई, जो अपने आसपास हो रहे इन सारे हालातों को ध्यान से देख रही थी, वो चांद की आती शीतल रोशनी में चमक रही थी। वो काली परछाई, जो इस समय ऊपर से नीचे तक पूरी तरह काले वर्त्रों में ढकी हुई थी, उसने बहुत ही सावधानी से अपने आसपास खड़े सभी सिपाहियों को एक नजर देखा और उनसे नजरें चुराते हुए धीरे धीरे राजमहल के उसे हिस्से को पार करने लगी, जिस पर इस समय सबसे अधिक पहरा मौजूद था। इस बड़े से गलियारे में इस वक्त 20 से 40 के आसपास सिपाही तैनात थे, जो अपनी पहली नजरों को हर समय अपने आसपास हो रही छोटी से छोटी घटना की तरफ केंद्रित किए हुए थे, जिनकी नजरों में बिना आए निकालना किसी चमत्कार से काम ही था। इस गलियारे को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे समुद्र राज्य की सबसे अधिक सुरक्षा को यही तैनात किया गया है। जिसे देख वो काली परछाई, जो इस समय राजमहल की दीवारों में मौजूद उन छोटी सी हवा खिड़कियों के पीछे छिपी हुई थी, वो बिना किसी की नजरों में आए इतनी तेज और सटीकता से कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगी, जिससे वहां सुरक्षा में तैनात खड़े सिपाही को अपने आसपास किसी इंसान के होने तक का अभ्यास न हो। तभी वो काली परछाई तेजी से उन सभी सिपाहियों के पास से निकलते हुए उसे गलियारे से गायब हो गई। वही अपने पास से आए एक तेज हवा के झोंके को महसूस कर वहां सोए हुए सिपाही ने एक पल के लिए जल्दी से अपनी आंखें खोली कर अपने आसपास के माहौल की जांच की, पर इस समय उसके आसपास कोई भी उपस्थित नहीं था। उसने जल्दी से अपनी नजरों को उसे पूरे गलियारे के दोनों तरफ घूमिया और अपनी संतुष्टि करने के बाद वो सिपाही बेफिक्र होकर दोबारा नींद की आगोश में चला गया। जिसे देख जो परछाई अभी कुछ समय पहले ही इस जगह से निकली थी, उसने अपने सामने के दृश्य को देखकर गहरी सांस ली और जल्दी से उस गलियारे से गायब होते हुए अपने आगे के रास्ते को पार करने लगी। कुछ ही समय में वो काली परछाई एक सुंदर से सोने के रंग के दिखने वाले दरवाजे के पास पहुंच गई,
जहां दो सुंदर जलपरियां अपने हाथों के इशारे से उसे सुंदर स्थान पर आने वालों का स्वागत करने जैसा चित्र बना रही थी, जिसे देख उसे परछाई ने जल्दी से अपने पास से एक छोटी सी चाबी को निकालकर उस बड़े से दरवाजे को खोलने की कोशिश की। कुछ समय की कोशिश के बाद वो दरवाजा एक थोड़ी सी आवाज कर वो विशाल दरवाजा खुल गया, जिसे देख वो काली परछाई तुरंत उसे दरवाजे की छोटी सी दरार में से घुसकर उस दरवाजे को पार कर उसे जल्दी से बंद कर लिया। इस समय पूरे राजमहल में घोर शांति पसरी हुई थी, इसलिए एक छोटी सी वस्तु के गिरने पर भी उसे पूरे स्थान पर वह आवाज गूंजने लगती जो किसी भी व्यक्ति का ध्यान इस दिशा की तरफ खींच सकती थी। शायद इसीलिए उस काली परछाई ने उस थोड़े से दरवाजे को खोलकर ही तुरंत उसमें से अंदर घुसने का फैसला किया, जिससे वो किसी भी परेशानी में ना पड़ सके। वही अंदर का नजर उस बाहर के नजारे से बिल्कुल उलट था। जहां बाहर चारों तरफ शांति और अंधेरा छाया हुआ था, वही अंदर बिल्कुल उसकी उलट, वहां चारों तरफ प्रकाश की किरण जगमगा रही थी। इस बगीचे के ऊपर एक कांच की सुंदर छत को लगाया हुआ था, जिसके बीच से छनती हुई चांद की रोशनी उसे सुंदर माहौल को और अधिक सुंदर बना रही थी। उसे पूरे बगीचे में उड़ते हुई वो सुंदर तितलियां जो सुबह के समय आसपास उड़ती सुंदर नजर आती थी, वो रात के समय रात की चांदनी में से आती रोशनी में उन सुंदर तितलियों को और ज्यादा रंग बिरंगी रोशनियों में चमका रही थी, जो उनके चारों तरफ निकलती हुई उस माहौल को और ज्यादा नायाब और खूबसूरत बना रहा था, जो किसी की एक नजर देखते ही उसके दिल को सुकून पहुंचा सकता था। जिसे देख उस नकाबपोश ने अपने चेहरे से धीरे से नकाब को हटाया, जो इतने समय से उसकी पहचान को छुपाए हुए था, जिसके हटते ही उस व्यक्ति की नीली गहरी आंखें और सुंदर चेहरा जो चांद की रोशनी में और अधिक सुंदर नजर आ रहा था, वो सभी के सामने था। यह नकाबपोश युवक जो इतने समय से उस लंबे खतरनाक रास्ते को पार कर यहाँ आया था, वो कोई और नहीं राजकुमार तनिष्क थे, जो अपने आसपास किसी की तलाश में लगे हुए थे। अचानक कुछ दूरी से उन्हें किसी की आवाज आई, जो उन्हें अपनी तरफ बुला रहा था, जिसे सुन राजकुमार तनिष्क धीरे धीरे उस विशाल बगीचे में आगे की तरफ बढ़ने लगे। जहां जाते हुए इन रास्तों पर अनेकों नए और अनोखे जीव जंतु देखने को मिले। कुछ ही समय में राजकुमार तनिष्क उस आवाज की दिशा तक पहुंच गए, जहां एक सुंदर तालाब के पास बैठी माही राजकुमार तनिष्क की ही प्रतीक्षा कर रही थी। वही माही राजकुमार तनिष्क को आता देख माही, जो बहुत लंबे समय से यहाँ बैठी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, उसने जल्दी से अपने कदम उन दो विशाल मूर्तियों की तरफ बढ़ा दिए। जहां जाते ही माही ने पहले की भांति ही उन मूर्तियों से एक मट्ठे को उनके स्थान से हटाकर उस दरवाजे को एक बार फिर खोल दिया। वही अपने सामने होती इन घटनाओं को सामने खड़े राजकुमार तनिष्क रूपचाप देख रहे थे। ना तो इस बार हर बार की तरह उनकी आंखों में हैरानी भरे भाव थे, ना ही कोई अनोखी उत्सुकता। ये कुछ ऐसे था जैसे राजकुमार तनिष्क ने माही द्वारा दिए जाने वाले बार बार के छक्कों को अब पूरी तरह अपना लिया हो। वो बस चुपचाप एक कोने में खड़े माही की सभी गतिविधियों को ध्यान से देख रहे थे, जो बहुत ही ध्यान और लगन के साथ अपने कार्य में लगी हुई थी। कुछ ही समय में वो गुप्त रास्ता एक बार फिर खुल गया, जिसके खुलते ही माही ने राजकुमार तनिष्क को जल्दी ही अपने पीछे आने के लिए कहा। वही माही के आदेश के अनुसार राजकुमार तनिष्क भी धीरे धीरे माही के पीछे उसे गुप्त रास्ते की तरफ चल दिए। वो उस पानी के बीचों बीच बने गलियारे को पार कर वो दोनों कुछ ही समय में फिर एक बार फिर उसे गुप्त लोहे के दरवाजे के पास पहुंच गए। वही राजकुमार तनिष्क जो पहली बार इस महल में इतने गुप्त स्थान पर आए थे, वो माही की हर एक प्रतिक्रिया को ध्यान से देख रहे थे। जहां माही के एक मूर्ति को हटाते ही वहां एक गुप्त स्थान खुल गया। जिन चीजों को वो पहली बार देखा रहे थे, जब माही ने पहली बार राजकुमार तनिष्क ने उन्हें इस स्थान पर आने के लिए कहा था, तो यह चीज उन्हें काफी अजीब लगी कि आखिर वैद्य माही क्यों उन्हें इतनी रात को एक बगीचे में आने के लिए कह रही है। परंतु उस समय राजकुमार तनिष्क ने माही से कोई सवाल जवाब करना सही नहीं समझा और चुपचाप माही के आदेश का पालन कर रहा राजमहल के इस बगीचे में आने का फैसला किया। परंतु यहां आने के बाद आखिरकार राजकुमार तनिष्क को अपने सभी सवालों का जवाब मिल गया। इस समय राजकुमार तनिष्क और माही दोनों ही अपने सामने मौजूद उस विशाल और मजबूत दरवाजे की तरफ देख रहे थे, जिसके आसपास सिर्फ पत्थरों की दीवार थी। तभी माही ने अपने पास उस पुस्तक को निकाला जो उसे राजकुमारी रूपाली से प्राप्त हुए थी। वहीं पीछे खड़े राजकुमार तनिष्क जो बहुत ध्यान से माही द्वारा की गई हर एक प्रतिक्रिया को ध्यान से देख रहे थे, वो उस पुस्तक को देखकर अपनी आंखों में असमंजस के साथ माही की तरफ देखने लगे। क्या वैद्य माही को पहले अपने सामने के इस विशाल दरवाजे को नहीं खोलना चाहिए? वो इस तरह एक पुस्तक के साथ यहाँ क्या करना चाहती है? इससे पहले राजकुमार तनिष्क माही से आगे कुछ कह पाती, तभी माही ने उस पुस्तक को खोलकर चलकर पास जल रही एक मसाल के पास पहुंच गई। जहां जाते ही उन सफेद खाली पन्नों पर एक बार फिर प्रकाश पड़ने पर वो दिखाई देने लगे, जिसके तुरंत बाद माही ने कुछ पन्नों को पलटकर उनमें से कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए, जिसके ऐसा करने से सामने खड़ा वो विशाल लोहे का दरवाजा जो अभी तक बेजान सा पड़ा था, उसके ऊपर धीरे धीरे कुछ जादुई घेरा बनने लगा, जो समय के साथ उसे विशाल दरवाजे को घेरने लगा। जिसे देख राजकुमार तनिष्क ने अपने कदमों को पीछे की तरफ लेने लगे। तभी माही ने उनके पीछे जाते कदमों को अचानक रोकते हुए उनसे कहा, राजकुमार तनिष्क जल्दी से आगे बढ़कर अपने रक्त की कुछ बूंदें इस जादुई घेरे पर डालें।
जिससे सुन राजकुमार तनिष्क ने थोड़ा हिचकिचाते हुए जल्दी से माही द्वारा दिए गए आदेशों का पालन कर वैसा ही किया। राजकुमार तनिष्क के रक्त की बूंदें उस जादुई घेरे पर गिरते ही वो घेरा जैसे जीवित हो उठा, जिसके तुरंत बाद एक हल्की सी आवाज के साथ वो विशाल लोहे का दरवाजा खुलने लगा, जिसे देख देख राजकुमार तनिष्क और माही दोनों के चेहरे पर ही एक राहत भरी मुस्कान छा गई। इस समय माही के माथे पर मौजूद पसीने की बूंदें उसके इतने लंबे परिश्रम का प्रणाम दे रही थी। माही ने बहुत ही मेहनत और शक्ति का प्रयोग कर इस दरवाजे को खोला था। तभी राजकुमार तनिष्क को कुछ याद आया, जिसे याद आते ही उन्होंने जैसे ही पीछे मुड़कर माही से सवाल करने की कोशिश की, उससे पहले ही माही की आवाज ने राजकुमार तनिष्क को शांत कर दिया। आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है राजकुमार तनिष्क, इस दरवाजे को खोलने के लिए सोम परिवार के खून की कुछ बूंदे की आवश्यकता थी, क्योंकि जिस मंत्र का प्रयोग इस दरवाजे पर किया गया है उसे खोलने या तोड़ने के लिए उसे व्यक्ति के वश के खून की आवश्यकता होती है, जिसने इसके साथ समझौता किया हो। राजा चंद्र ने इस जादुई घेरे को प्राप्त करने के लिए उसके साथ रक्त संबंध समझौता किया था, जिस वजह से अगर हमें इस जादुई घेरे को खोलने या तोड़ना है तो हमें राजा चंद्रसेन के रक्त संबंधी की सहायता से ही हम इसे तोड़ सकते हैं। अगर हमने इस जबरदस्ती इस चीज को खोलने के लिए कोशिश की तो इस रक्त संबंध की शक्ति हमें अपनी तरफ खींचकर हमारी जान ले सकता थी। वही वैद्य माही की सारी बातें सुनकर राजकुमार तनिष्क हैरानी से माही की तरफ देखने लगे। अब धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगा था कि आखिर क्यों वैद्य माही ने उन्हें इस तरह इतनी जल्दी में इस स्थान पर बुलाया था, जिसे सोचकर वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। क्या वैद्य माही एक बार में उन्हें सारी बातें नहीं बता सकती? वो हमेशा ही आखिर में आकर अपनी इतने बड़े राजों को राजकुमार तनिष्क के सर पर किसी बोम की तरफ फोती थी, जिस बारे में सोचकर राजकुमार तनिष्क ने एक गहरी सांस लेते हुए अपने सर को नामे हिलाया। सच में वो वैद्य माही को कभी भी नहीं समझ सकते थे। इसलिए आप राजकुमार तनिष्क ने इस बारे में ज्यादा ना सोचने का फैसला करते हुए बस चुपचाप माही के आगे की प्रक्रिया को देखने लगे। वहीं दूसरी तरफ माही जो दरवाजे को खुलता देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। माही ने खुशी खुशी अपने कदमों को उस दरवाजे की तरफ बढ़ाए। वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरे से घिरा काला कक्ष, जिसमें प्रकाश के लिए कुछ मशालों को जलाया हुआ था, जिससे उसे अंधेरे कमरे में प्रकाश की किरण फैली हुई थी। वहीं उन प्रकाश की किरणों में वह मौजूद कुछ लोगों की परछाई जो उस स्थान के आसपास घूमती हुई नजर आ रही थी। वो काली परछाई जैसे दिखने वाले व्यक्ति जो कई लंबी कतारों में जगह जगह उस स्थान पर खड़े हुए थे, जिन्हें देखकर ही यह बताया जा सकता था कि शायद वो यहाँ पर पहरा देने के लिए खड़े किए हुए हैं। वो सभी काली परछाई जो किसी पत्थर की मूर्त के समान अपने हाथों में कुछ हथियारों को लेकर खड़े हुए थे, वो दिखने में बहुत ही डरावने और खतरनाक नजर आ रहे थे। वो इस समय एक बड़े से गलियारे की सुरक्षा में लगे हुए थे, जिसका छोर अंधेरे से घिर हुआ था। अचानक उसे गलियारे में एक काली परछाई प्रकट हुई, जो जल्दी से आगे बढ़ते हुए उसे गलियारे को पार करने लगी। ये स्थान जो धरती के बीचों बीच एक बिंदु पर स्थापित किया गया था, यहाँ एक बड़े से महल के आकार के स्थान को बनाया हुआ था। वही जिस रास्ते पर इस समय वो काली परछाई चल रही थी, वहां दो बड़े कक्ष और उनके बीचों बीच एक बड़ा सा गलियारा बनाया गया था, जिसके आसपास वो काली परछाइयां उसकी सुरक्षा में खड़ी हुई थी। कुछ ही समय में वो काली परछाई उस गलिया को पार कर एक अंधेरे से भरे कक्ष में जा पहुंची। ये कक्ष जो चारों तरफ से अंधेरे में घिरा हुआ था, यहाँ प्रकाश के एक किरण का नाम मो निशान भी आसपास नजर नहीं आ रहा था, जिसे देख वह काली परछाई ने दरवाजे पर ही रुकते हुए तुरंत अपने घुटनों के बल बैठकर सामने की तरफ झुककर किसी को ग्रेट किया, मेरे मालिक की जय हो। परंतु सामने से किसी भी व्यक्ति ने इस चीज का कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर उसे आदमी ने ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने हाथों में मौजूद एक काले रंग में लिपटे पत्र को धीरे से आगे बढ़कर उसे अंधेरे कक्ष में आगे बढ़ते हुए उसे पत्र को एक स्थान पर रख दिया, जिसके तुरंत बाद वो परछाई अपने कदमों को पीछे लेकर वापस उस दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। कुछ समय यूं ही उसे दरवाजे पर खड़े रहने के बाद अचानक उस अंधेरे कक्ष में से किसी की डरावनी कर्कश आवाज उसे परछाई को सुनाई दी, क्या संदेश लाए हो गुलाम? जिसे सुन उसे परछाई ने तुरंत अपनी घुटनों के बाल बैठे हुए तुरंत उस दिलवानी आवाज को कुछ बताना शुरू किया, जिसे सुनने के बाद वो व्यक्ति जो अभी भी उसे अंधेरे कक्ष में कहीं बैठा हुआ था, उसने कुछ देर चुप रहने के बाद कहना शुरू किया, जल्द से जल्द अपने कुछ लोगों को समुद्र राज्य भेजने का प्रबंध करो। मुझे वहां हो रही हर एक घटना के बारे में विस्तार से जानकारी चाहिए। इसके लिए तुम्हें जितने भी आदमियों की आवश्यकता है वो तुम अपने साथ लेकर जा सकते हो। प्रधानाचार्य जनार्दन के पास जाओ और उनसे कहो कि वह अपने कुछ खास भरोसेमंद लोगों को जल्द से जल्द समुद्र राज्य भेजें। जिसे सुन उसे परछाई ने एक बार फिर अपने सर को नीचे झुकते हुए एक बार आदर पूर्वक प्रणाम किया और तुरंत उसे जगह से एक काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। वही वह आवाज जो इतने समय में उसे अंधेरे भरे कक्ष से सुनाई दे रही थी, उसे काली परछाई के जाते ही वह भी एकदम शांत हो गई, जिसके कुछ समय बाद ही उसे कक्षा का दरवाजा धीरे धीरे कर बंद होने लगा। वहीं दूसरी तरफ माही और राजकुमार तनिष्क दोनों ने ही उसे दरवाजे के खुलने के बाद अपने कदमों को अंदर बने उसे कक्ष की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इस स्थान पर बाहर की भांति ही अंधेरा छाया हुआ था,
जिसे देख माही ने एक बार फिर अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए जैसे ही अपनी अग्नि शक्ति को जगाया, तभी पीछे से राजकुमार तनिष्क ने अपनी नई शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसे स्थान के आसपास कुछ बर्फ से बने सफेद चमकदार क्रिस्टल को आसपास उसे स्थान लगना शुरू कर दिया, जिसकी रोशनी से वो पूरा स्थान एक बार फिर जगमगा उठा। जिसे देख माही ने पीछे खड़े राजकुमार तनिष्क की तरफ देखा, जो एक गर्व भरी मुस्कान लिए माही की तरफ ही देख रहे थे। जिसे देख माही मुस्कुरा दी। वहीं रोशनी होने के बाद माही और राजकुमार तनिष्क का ध्यान अपने आसपास के माहौल पर गया। माही और तनिष्क दोनों को ही पहले ये लगा था कि जरूर राजा चंद्रसेन ने इतने गुप्त स्थान पर कोई कीमती खजाना या शक्ति छुपी होगी, पर उनकी कल्पना से उलट यहाँ सिर्फ बड़े बड़े पिंजरे जैसे कक्ष नजर आ रहे थे। ये स्थान बिल्कुल किसी गुप्त कारागृह जैसा था, जहाँ किसी अपराधी या कैदी को सजा के लिए रखा जाता है। जिसे देख माही का मस्तिष्क एक पल के लिए ब्लैक हो गया। आखिर राजा चंद्रसेन इस खाली कारागृह को इतनी कड़ी सुरक्षा में क्यों रखना चाहेंगे? यह आसपास चारों तरफ माही को ना तो कोई कैदी नजर आया और ना ही कोई अन्य कीमती वस्तु जिसे राजा चंद्रसेन इतने कड़े पहरे में सुरक्षित रखना चाहते हो। तभी राजकुमार तनिष्क की आवाज से माही अपने ख्यालों से बाहर, वेद माही, हमें लगता है आपने जल्दबाजी में किसी गलत स्थान को चुन लिया है। यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे किसी काम आ सके। हमें लगता है हमारे इतने समय की मेहनत और परिश्रम व्यर्थ ही गया। यहाँ तो सिर्फ खाली पड़ी काल कोठियां हैं, जिन्हें देखकर ही पता चल रहा है कि इन्हें बहुत लंबे समय से उपयोग में नहीं लाया गया है। हमें लगता है अब हमें जल्द से जल्द इस स्थान से निकलकर वापस अपने अपने कक्ष में जाना चाहिए। वैसे भी रात का एक बड़ा पहर बीत चुका है, कुछ समय में सवेरा होने वाला है। वही माही, जो अपनी इतनी मेहनत और समय दोनों ही बर्बाद होने से काफी दुखी थी, उसे भी अब राजकुमार तनिष्क की बातें मानना ही सही लगा। पहले ही वो इस व्यर्थ स्थान के लिए अपना इतना समय बर्बाद कर चुकी थी, इसलिए अब माही अपने और समय को इस व्यर्थ स्थान पर खराब नहीं करना चाहती थी। जिसे सच माही ने वापस लौटने का फैसला करते हुए अपने कदमों को उसे काल कोठरी से बाहर की तरफ बढ़ा दिए। पर तभी अचानक माही की अंगूठी में मौजूद उसका छोटा ड्रैगन, जो इतने लंबे समय से हमेशा ही माही की अंगूठी में सोया रहता था, वो अचानक ही बिना किसी वजह के उसे स्टोरेज अंगूठी से बाहर निकालकर उसे कारागृह के अंदर भागने लगा। वही राजकुमार तनिष्क, जो इस समय ठीक माही के पीछे चल रहे थे, वो अचानक अपने सामने से तेजी से निकलती एक सफेद चीज को देखकर अपने स्थान पर ही जम गए। वो अचानक हुई इस घटना से इतने ज्यादा स्तब्ध थे कि उन्हें वापस अपने होश संभालने में एक लंबा समय लगा, जब अचानक वेद माही की आवाज उनके कानों में आए। एलेक्स, तुम कहाँ जा रहे हो? जी हाँ, माही ने अपने छोटे ड्रैगन को नाम एलेक्स रखा है, जिससे लुक्स ने ही माही को बताया था कि इस छोटे ड्रैगन के पिता ने उसका नाम एलेक्स रखा था। इसलिए माही भी अब छोटे ड्रैगन को एलेक्स कहकर बुलाती है। वही एलेक्स, जो लगातार उसे खाली कारागृह में अंदर की तरफ भागता जा रहा था, वह आज पहली बार माही की आवाज सुनकर भी उसके पास वापस नहीं आया, जो चीज माही के लिए बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। छोटा ड्रैगन इतने लंबे समय से माही के पास था। माही जब भी उसे बुलाती वो हमेशा ही माही के पास भागकर इस जाता, परंतु आज पहली बार ऐसा हुआ था कि माही के इतनी बार बुलाने पर भी छोटा ड्रैगन लौटकर वापस माही के नहीं आया, जिस चीज ने माही को बहुत ही ज्यादा हैरान परेशान कर दिया। माही ने एक बार फिर छोटे ड्रैगन को आवाज लगाई, अलेक्स, मैंने कहा वापस आओ। माही ने छोटे ड्रैगन का नाम अलेक्स रखा है, जिसे लॉक्स ने ही माही को बताया था कि छोटे ड्रैगन के पिता ने उसका नाम अलेक्स रखा था, इसलिए माही भी अब छोटे ड्रैगन को उसके इसी नाम से बुलाती है। वही अलेक्स के एक बार फिर उस पर ध्यान ना देते देख माही ने भी तुरंत अलेक्स के पीछे भागना शुरू किया। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब एपिसोड में आगे। अलेक्स को इस तरह सामने उसे खाली कारागृह के अंदर की तरफ भागता देख माही काफी परेशान हो गई। इस कुछ ही समय में उसकी अटैचमेंट अब अलेक्स से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। जिस समय से अलेक्स को राजकुमारी रूपाली द्वारा आहत किया गया था, उसी समय से माही अलेक्स को लेकर काफी ज्यादा भावुक हो गई थी। वो किसी छोटे बच्चों की तरह उसका ध्यान रखते थी, इसलिए अगर उसे कोई भी परेशानी आ जाती तो यह चीज देखकर माही भी काफी परेशान हो जाया करती थी। वही आज माही को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आज उसका छोटा ड्रैगन इस तरह का अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है। वो हमेशा ही माही की एक आवाज पर वापस उसके पास लौट आया करता था, पर आज वो माही के इतनी बार बुलाने पर भी छोटा ड्रैगन बिना माही की सुने बस सामने दिशा की तरफ भागता ही जा रहा था। इसलिए माही ने भी ज्यादा देर ना करते हुए तुरंत छोटे ड्रैगन का पीछा करना शुरू किया। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार तनिष्क, जो अपने सामने से निकलती उसे छोटी सी चीज को देखकर कुछ समय के लिए जम गए थे। वो अपने सामने भागते उसे जीव को देखकर एक बार फिर अपनी जगह पर शब्द रह गए। जिस जीव के बारे में उन्होंने कभी पुस्तकों में पढ़ा था, आज उसे जीव को वह अपनी आंखों के सामने साक्षात देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे। कहा जाता है कि यह जीव बहुत ही ज्यादा अद्भुत और खास प्रजाति के होते हैं, जो कभी लाखों सालों में एक बार इंसानों के समक्ष आते हैं। इन जीवों की शक्ति का अंदाजा लगाना किसी आम व्यक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है।
ये जीव जिन्हें कई जगहों पर इंसान भगवान के रूप में पूजते हैं, उसका ऐसे अचानक वेद माही के पास प्रकट होना ये राजकुमार तनिष्क के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था, जिस वजह से उन्हें अपना होश संभालने में काफी समय लगा। तभी उनका ध्यान अपने से दूर जाते हैं उसे अनोखे जीव और वेद माही पर गया, जिसे देख राजकुमार तनिष्क ने भी बिना ज्यादा सोचे समझे उनके पीछे भागना शुरू कर दिया। एलेक्स जो इस समय अपनी नजरें इधर उधर कर उसे कारागृह में भागता जा रहा था, वो कुछ देर और भगाने के बाद आखिरकार एक जगह पर आकर रुक गया, जिसे देख माही भी तुरंत एलेक्स के रुकते ही अपनी जगह पर खड़ी हो गई और अपने आसपास देखने लगी। जिस स्थान पर इस समय एलेक्स मौजूद था, ये भी बाकी के कारागृह के कक्षों के समान ही एक साधारण सा स्थान था, जहां कुछ भी ऐसा खास मौजूद नहीं था जिसके लिए एलेक्स इस तरह स्टोरेज अंगूठी से बाहर निकालकर यहां इस जगह पर आए। जिसे देख माही ने अपनी आंखों में उलझन लिए एलेक्स की तरफ देखा, जो अभी भी अपनी नजरें इधर उधर किया कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जिसे देख माही ने इस समय चुप रहना ही सही समझा। वो अब देखना चाहती थी कि आखिर एलेक्स यहां आकर करना क्या चाहता है। अचानक एलेक्स उसे कारागृह के सबसे आखिरी कक्ष की तरफ भागने लगा, जिसे ऐसे भागता देख माही भी एलेक्स का पीछा करने लगी। कुछ ही देर में एलेक्स उस आखिरी कक्ष तक भी पहुंच गया, वह भी इन सभी आम कक्षों के समान ही खाली और बेजान पड़ा हुआ था। पर एलेक्स जो इस जगह पर आकर रुक था, उसकी नजरें इस समय कक्ष में एक कोने पर लगातार गड़ी हुई थी। वो बस एक टक उस कक्ष के खाली के उसे कोने को देखता रहा, जिसे देख माही की नजरें भी उसे खाली पड़े कक्ष के उसे कोने की तरफ चली गई, जो इस समय भी खाली ही नजर आ रहा था। पर पता नहीं क्यों अचानक माही के मन में क्या आया, उसने अपने कदमों को उसे खाली पड़ी काल कोठरी की तरफ बढ़ा दिया, जहां बहुत समय से लगातार एलेक्स की नजरें घड़ी हुई थी। वही माही को उसे काल कोठरी का दरवाजा खोलता देख एलेक्स भी दौड़ता हुआ माही के पीछे पीछे उसे काल कोठरी में घुस गया और उसे खाली कोनी के पास जाकर खड़ा हो गया, जिस दिशा में वो बार बार जाने की कोशिश कर रहा था। जिसके तुरंत बाद एलेक्स ने अपनी नजरों को पीछे करते हुए सामने खड़ी माही की तरफ देखा, जैसे वो अपने इन छोटे छोटे इशारों से माही को कुछ बताना चाहता हो। जिसे समझ माही भी धीरे धीरे एलेक्स की तरफ बढ़ने लगी, पर अचानक माही एक जगह पर आकर रुक गई। ये काल कोठरी जो बाकी सभी कक्षों की तरह खाली नजर आ रही थी, परंतु इसके बावजूद भी माही अपने सामने की जगह से हिल नहीं पा रही थी। ये कुछ ऐसा था जैसे माही के सामने एक न दिखने वाली दीवार आ गई हो, जिसे महसूस कर माही ने जल्दी से अपने हाथों का प्रयोग कर अपने आसपास की जगह को तलाशना शुरू किया। सच में यहाँ एक अदृश्य दीवार खड़ी हुई थी, जिसने अपने आसपास के स्थान को भी अदृश्य कर रखा था। जिसे देख माही की आंखें अचानक कुछ अनोखा पाने की इच्छा में चमक उठी। उसने इस काल कोठरी में आने के लिए बहुत ज्यादा जोखिम उठाया था, इसलिए जब माही को यहाँ अपने मन के मुताबिक कोई भी उपयोगी जानकारी प्राप्त नहीं हुई, तो इस चीज ने माही को कुछ समय के लिए उदास कर दिया था। उसे समय माही को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। उसे जल्द से जल्द राजा चंद्रसेन को इस राजगद्दी से हटकर राजकुमार तुषार को उसका हक दिलाना था। इसके बाद ही माही ही अपनी सहायता के लिए राजा सोम को कह सकती थी। इसलिए माही अपने इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करना चाहते थी, पर अब तक इतने समय और प्लानिंग के बाद भी माही को एक ऐसा कोई उचित रास्ता समझ नहीं आ रहा था जिससे वो राजकुमार तनिष्क की सहायता कर सके। पर हर समय माही अपने इस कार्य में सफल नहीं हो पाती। वो अकेला राजा चंद्रसेन से तो युद्ध लड़कर राजकुमार तनिष्क को समुद्र राज्य का राजा बना सकती थी, पर इस कार्य में भी बहुत अधिक दुविधाएं थी। अगर माही ने ऐसा कर भी दिया तो राजा चंद्रसेन के सहायक लोग आपस में मिलकर समुद्र राज्य पर आक्रमण कर सकते थे, जो राजकुमार तनिष्क के लिए एक सुरक्षित फैसला तो बिल्कुल भी नहीं था। और अभी तक माही राजा चंद्रसेन की असल ताकत को भी नहीं जानती थी, इसलिए वो जल्दबाजी में कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहती थी जिसका परिणाम उनके लिए कोई नई मुसीबत लाए। पर अब शायद माही को कुछ ऐसा मिलने वाला था जो उसकी सभी दुविधाओं का सामना कर सकते हैं, जिसकी सहायता से वो अपने मकसद में कामयाब हो सकते थी। यही सब विचारों के बारे में सोचते हुए माही ने अपने पास खड़े एलेक्स की तरफ देखा, जो शायद माही के मन की बातों को अच्छी तरह समझ रहा था। तभी माही ने कुछ सोचते हुए एलेक्स से सवाल किया, एलेक्स क्या तुम इस अदृश्य दीवार को तोड़ सकते हो? वही एलेक्स को जैसे माही की सारी बातें समझ आ गई थी, इसलिए उसने बिना कोई देरी करते हुए अपने उसे सतरंगी छोटे से सिंह का प्रयोग कर कुछ शक्तियों को सामने उस अदृश्य दीवार की तरफ भेजना शुरू किया, जिसके ऐसा करते ही वह अदृश्य दीवार जो कुछ समय पहले तक किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी, अचानक ही वो माही और वहां खड़े राजकुमार तनिष्क के समक्ष आने लगी। जिसे देख वो दोनों कुछ कदम पीछे की तरफ हट गए। यह एक बहुत बड़ी पत्थरों से बनी विशाल दीवार थी, जो उस कारागृह की छत से भिड़ रही थी, जो इस कारागृह के आधे हिस्से को घेरे हुए थी, जिसने माही और राजकुमार तनिष्क दोनों ही एक पल के लिए गहरी सोच में डाल दिया था। अगर एलेक्स माही की स्टोरेज अंगूठी से निकलकर यहां तक नहीं आता, तो माही और तनिष्क को कभी इस गुप्त स्थान के बारे में पता ही नहीं चलता। वो लोग इस स्थान को छोड़कर वापस लौट चुके होते। वहीं कुछ ही समय में एलेक्स ने अपने जादू का प्रयोग कर उस बड़ी विशाल दीवार में दरार लाना शुरू कर दिया। तभी एक तेज धमाके के साथ उसे दीवार पर लगे
सारे पत्थर टूटकर गिरने लगे, जिसे नीचे अपनी तरफ गिरता देख माही ने तुरंत उन तीनों के आसपास एक सुरक्षा घेरा बना दिया, जिसने उन लोगों के पास आते उन पत्थरों को दूर कर दिया। वही उस विशाल दीवार के गिरते ही उसके पीछे छुपा हुआ नजरा इस समय वहां मौजूद माही राजकुमार तनिष्क और छोटे ड्रैगन के सामने था, जो अपने सामने के नजारे को देखकर बहुत ही अधिक चकित थे। वो बस अपनी आंखों को आश्चर्य से बड़ा किए अपने सामने मौजूद नजारे को देखकर हैरान थे। माही और राजकुमार तनिष्क से कुछ ही मीटर की दूरी पर एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसके लंबे सफेद बालों ने उसके चेहरे को पूरी तरह ढक रखा था, वो इस समय कई जंजीरों से बंधा हुआ अपना सर झुकाए इस कारागृह की जंजीरों से बंधा हुआ, जो नजारा दिखने में बहुत ही ज्यादा भयानक और दयनीय लग रहा था। उसकी बूढ़े व्यक्ति की हालात और शारीरिक अवस्था को देखकर ही यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसे बूढ़े व्यक्ति को यहाँ बहुत ही लंबे समय से कैद किया हुआ है। उसके शरीर पर मौजूद वस्त्र जो गंदगी और धूल मिट्टी के कारण सड़कर अब जगह जगह से फट चुके थे, जिनके कुछ ही कतरे इस समय उसके शरीर पर मौजूद थे, जो उसके शारीरिक अंगों को ढके हुए थे। वही उसके बाल और हाथों के नाखून दोनों ही बहुत ही ज्यादा गति में बढ़े हुए थे, जिससे उसके यहाँ होने के समय का अंदाजा लगाया जा सकता था। वही सामने बेड़ियों से बंधा वो बूढ़ा व्यक्ति, जिसे शायद अपने आसपास किसी व्यक्ति के होने का आभास हो चुका था, अचानक उसके मुंह से सिर्फ कमजोरी के कारण सिर्फ कुछ ही शब्द निकाल पाए, जिसके तुरंत बाद वो बूढ़ा व्यक्ति मूर्छित हो गया। वही उसके मुंह से निकले शब्दों के कारण माही और राजकुमार तनिष्क अपने होश में वापस लौटे और उस बूढ़े व्यक्ति की आखिरी शब्दों को याद कर उन दोनों ने तुरंत आगे बढ़कर उन्हें जंजीरों से आजाद कर अपने साथ ऊपर की तरफ लेकर जाने लगे। कुछ समय बाद इस समय माही और राजकुमार तनिष्क वापस माही के कक्ष में लौट आए थे। वहीं वो बूढ़ा व्यक्ति, जिसने अपने आखिरी शब्दों में माही और तनिष्क से गुहार लगाते हुए कहा था कि उसके शरीर को पानी में डाल दिया जाए, जिस चीज को सुनकर कुछ समय उन दोनों को बहुत ज्यादा अजीब लगी थी, पर उन्होंने इस बारे में ज्यादा ना सोचते हुए उस बूढ़े व्यक्ति को तुरंत अपने साथ लेकर माही के कक्ष में लौट आए। इस समय वो बूढ़ा व्यक्ति माही के स्नान घर में मौजूद था, जहां उसके शरीर को माही और तनिष्क ने उस सुंदर तालाब में रखा हुआ था। जब माही और तनिष्क ने उसे बूढ़े व्यक्ति के शरीर को पानी के संपर्क में लेकर आए थे, उसी समय अचानक वो बूढ़ा व्यक्ति, जो कुछ समय पहले तक बहुत ही ज्यादा कमजोर और खराब स्थिति में नजर आ रहे था, अचानक ही उसके पतले और कमजोर पैर, जिनमें एक कदम आगे रखने तक की ताकत नहीं थी, वो धीरे धीरे एक सुंदर और विशाल पूंछ में बदलने लगे, जिसे देखकर माही और राजकुमार तनिष्क हैरानी से कुछ कदम पीछे की तरफ हट गए। इस समय वो बूढ़ा व्यक्ति, जो बीतते समय के साथ अपनी शारीरिक समकक्षता को बदलता जा रहा था, उसका शरीर धीरे धीरे परिवर्तित हो जा रहा था, जिसे परिवर्तन को इस समय माही और राजकुमार तनिष्क अपनी आंखों से साफ साफ देख सकते थे। जिस बूढ़े व्यक्ति से माही और तनिष्क नीचे उस काल कोठी में मिला थे, उसकी आयु लगभग 100 वर्ष के आसपास होगी, परंतु पानी के संपर्क में आने के बाद वो बूढ़ा व्यक्ति अचानक ही वृद्धावस्था से युवावस्था में बदलने लगा। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दो। और अगर स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे ये स्टोरी हम यहीं पर रोक दें और दूसरी नई स्टोरी आपके लिए लेकर आए। चलिए अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। स्टोरी बाय SS एक्सप्लेनर। इस समय वो बूढ़ा व्यक्ति, जिसका शरीर धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तित होता जा रहा था, उसे परिवर्तन को माही और राजकुमार तनिष्क अपनी आंखों से साफ साफ देख सकते थे। जो व्यक्ति उन्हें नीचे उसे काल कोठरी में मिला था, उसकी आयु लगभग 100 वर्ष के आसपास होगी, जिसे उस समय देखकर ही ऐसा लग रहा था जैसे वो बूढ़ा व्यक्ति कुछ ही समय में अपने प्राण त्याग सकता है। परंतु अब वही बूढ़ा व्यक्ति, जो पानी के संपर्क में आने के बाद वो अचानक ही वृद्धावस्था से बदलकर एक युवा व्यक्ति में बदलता जा रहा था। जो नजरा इस समय राजकुमार तनिष्क और माही अपने सामने होता हुआ देख रहे थे, उन दोनों को तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह व्यक्ति असल में है कौन, जो इस तरह कुछ पल में अपने उम्र को इतनी ज्यादा बदल सकता है। पर अभी इनमें से किसी भी सवाल का जवाब ना तो माही के पास था और ना ही राजकुमार तनिष्क के पास। वो दोनों ही अब उसे विचित्र व्यक्ति के होश में आने का इंतजार करने लगे, जिसने उनके मन में एक साथ इतने हजारों सवालों को इकट्ठा कर दिया था, जिसका जवाब अब उनके सामने मूर्छित पड़ा वो व्यक्ति ही दे सकता था। वही बीतते वक्त के साथ उस वृद्ध व्यक्ति की शारीरिक शक्ति पूरी तरह से परिवर्तित होती गई। उसके वो सफेद बिखरे हुए बाल, जो उसके चेहरे के समान ही मुरझाए हुए थे, अचानक ही वह भी अपना रंग बदलकर काले होते रहे। इस समय माही और राजकुमार तनिष्क अपने सामने मूर्छित पड़े उसे व्यक्ति के रूप को बदलते हुए देख रहे थे। कुछ ही समय में वह बूढ़ा व्यक्ति पूरी तरह बदल गया। उसके शरीर पर मौजूद वो कटे फटे वस्त्र, जो बहुत लंबे समय से उसके शरीर पर चिपक गए थे, वो अब पूरी तरह से गायब हो चुके थे, जिसकी जगह उसके शरीर पर अपने आप एक सुनहरे वस्त्रों ने ले लिया। उसका शरीर, जो कुछ समय पहले तक किसी कंकाल की भांति सूखा हुआ और पोषण रहित नजर आ रहा था, वह भी पूरी तरह भर चुका था। इस समय माही और तनिष्क के सामने एक बहुत ही सुंदर युवक प्रकट हो रहा था, जो वक्त के साथ अपनी सुंदरता से उन दोनों को ही चकित कर रहा था। अब तो माही के मन में इस अनजान व्यक्ति के बारे में जल्द से जल्द जानना था कि आखिर
यह व्यक्ति है कौन, जिसे कुछ ही समय में उन दोनों को इतना ज्यादा हैरान कर दिया। माही और राजकुमार तनिष्क दोनों का ही पहले कभी ऐसे किसी व्यक्ति से सामना नहीं हुआ था, जो कुछ ही पलों में अपनी शक्तियों से उन दोनों को अपनी तरफ मोहित कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ काली परछाइयां जो रात के अंधेरे में तेजी से एक गहरे डरावने जंगलों को पार कर आगे की तरफ बढ़ती जा रहे थे। वहीं रात के अंधेरे में उस अंधेरे से भरे जंगल जहां चारों तरफ से खतरनाक जानवरों के चीखने और गरजने की आवाज आ रही थी, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि यह जंगल कितना ज्यादा खतरनाक है। वहीं वो कई परछाइयां जो बिना इन आवाजों पर ध्यान दिए लगातार आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी, उनके पास से इस समय खून की बहुत ही ज्यादा अधिक तीव्र गंध उस सारे माहौल में फैल रही थी, जिसे आकर्षित होकर बहुत से जानवर बार बार उनके पास आने की कोशिश कर रहे थे, परंतु उनके पास से निकलता वो काला ऑरा उन सभी को डरने पर मजबूर कर रहा था, जिस डर से वो सभी पीछे की तरफ हटते जाते। परंतु उन सभी की भूखी खूनी नजरें इस पूरे समय में सिर्फ उन काली परछाइयों पर ही बनी हुई थी। अचानक एक जानवर ने थोड़ी हिम्मत कर उन काली परछाइयों पर हमला कर दिया, जिसे देख वो काली परछाई अपनी जगह पर रुक गए। तभी एक लाल आंखों वाले काले लिबास पहनी परछाई ने तुरंत अपने पास से हवा में एक काले खंजर को निकाल और सीधा उसे जानवर पर हमला कर दिया, जिसके ऐसा करते ही वहां बाकी बचे जानवर जो उस जानवर का साथी थे और उन परछाइयों पर शव पर हमला करने के लिए तैयार थे, वह अचानक ऐसे अपने साथी को मरता देख वो सभी डर से इधर उधर भागने लगे। परंतु कुछ ही समय में उसे पूरे जंगल में जानवरों की दर्द भरी चीखें खुजने लगी और कुछ ही समय बाद वो जंगल एक बार फिर शांत हो गया, जिसके कुछ ही समय में वो परछाइयां वहां से निकलकर एक खाली मैदान के पास आकर रुकी, जहां उन सभी की नजरें उस खाली मैदान से कुछ दूरी पर एक रास्ता जो ऊपर पहाड़ी की तरफ जा रहा था, जहां मौजूद पहाड़ के ऊपर एक विशाल दरवाजा बना हुआ था। वो सभी लगातार उस स्थान की तरफ देख रहे थे। शायद यहाँ कोई बड़ा अकेडमी या कोई राज्य था, जिसके बाहर इतने बड़े दरवाजे को स्थापित किया गया था। वहीं उसे विशाल दरवाजे की सुरक्षा के लिए वहां कुछ नीले कपड़े पहने लोग खड़े हुए थे, जो अपने पास कुछ तलवारों को लेकर उसे स्थान की चौकीदारी कर रहे थे। तभी एक काली परछाई ने आगे बढ़ते हुए अपने पास से एक छोटा सा कीड़ा निकाला और उसे तुरंत हवा में भेज दिया, जो बहुत ही तेजी से उसे पहाड़ के ऊपर मौजूद उस जगह की तरफ बढ़ने लगा, जिसे जाता देख वो काली परछाइयां भी कुछ समय उस काले कीड़े को जाता देखते रहे और कुछ ही समय में उसे जगह से तुरंत गायब हो गई। वही वो काला कीड़ा जिसे कुछ समय पहले ही उन परछाइयां ने छोड़ा था, वो बहुत ही तेजी के साथ ऊपर पहाड़ी पर बने स्थान की तरफ बढ़ने लगा, जिसके कुछ ही समय में वो तेजी से उस दरवाजे को पार कर अंदर बने स्थान की तरफ जाने लगा। माही का कक्ष। पिछले 1 घंटे से माही और राजकुमार तनिष्क उस विचित्र व्यक्ति के पास बैठकर उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। इस बीच माही अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान मुद्रा में बैठकर मेडिटेशन कर रही थी। आज इतना कुछ हो गया था जिसे पूरी तरह समझने के लिए माही ध्यान का सहारा ले रही थी। अचानक उसे अनजान व्यक्ति के शरीर में हलचल होने लगी, जिसे देख राजकुमार तनिष्क, जो इतने समय से एक टक बिना अपनी पलकें झपकाई लगातार बस उस विचित्र व्यक्ति के होश में आने का इंतजार कर रही थी, उसके शरीर में होती हलचल को देख वह तुरंत सतर्क हो गए। राजकुमार तनिष्क ने जल्दी से पीछे मुड़कर माही की तरफ देखा। वही माही शायद जिसने भी उस हलचल को महसूस कर लिया था, इसलिए माही ने भी तुरंत अपनी आंखें खोल ली थी। इस समय माही और राजकुमार तनिष्क दोनों की ही नजरें उनके सामने मूर्छित पड़े व्यक्ति पर थी। तभी वो व्यक्ति जो इतने लंबे समय से मूर्छित पड़ा हुआ था, उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, जिनके खुलते ही उसकी सुनहरी आंखों से कुछ रोशनियां निकालकर उसके आसपास मर्राने आने लगी, जिसने उसके शरीर को और अधिक आकर्षित और खूबसूरत बना दिया। वही आखिर उस व्यक्ति को होश में आता देख उसे व्यक्ति को देखकर आखिरकार माही और तनिष्क को अब अपने मन में चल रहे अपने हजारों सवालों का जवाब ले सकते थे। इसलिए राजकुमार तनिष्क ने ज्यादा देर ना करते हुए कुछ बोलने की कोशिश की, पर अचानक ही माही ने राजकुमार तनिष्क को रोकते हुए उसे कुछ समय के लिए चुप रहने के लिए कहा। वही वो विचित्र व्यक्ति जो अब लगभग उसकी पुरानी आयु से बहुत ही अधिक छोटा और मायावी नजर आ रहा था, उसने मुस्कुराते हुए अपनी सुनहरी आंखों से सामने खड़ी माही और राजकुमार तनिष्क की तरफ देखा। अचानक उसकी नजरें राजकुमार तनिष्क के चेहरे पर टिक गई, जिसे देख माही भी उनके चेहरे पर आए भावों को ध्यान से देख रही थी। जिस तरह उनके सामने मौजूद व्यक्ति राजकुमार तनिष्क को देख रहे थे, इसे इतना तो साफ था कि शायद वो राजकुमार तनिष्क को जानते थे। अचानक उस मायावी व्यक्ति धीरे से पानी के तालाब से निकलकर बाहर की तरफ आया, जिसके आते ही उसकी वो सुंदर लंबी पूंछ जो कुछ समय पहले तक उस पानी के तालाब में घूम रही थी, वो धीरे धीरे मनुष्य के पैरों में परिवर्तित होने लगी। वही वो व्यक्ति राजकुमार तनिष्क की तरफ देखते हुए धीरे से बढ़कर आगे की तरफ आए। उसने मुस्कुराते हुए एक नजर तनिष्क की तरफ देखा और अपनी मधुर आवाज में राजकुमार तनिष्क से कहा, तुम महान राजा सोमसेन के पुत्र तनिष्क सोमसेन हो ना? वही अपने पिता का एक बार फिर जिक्र सुनकर राजकुमार तनिष्क काफी हैरान हो गए। उसे नहीं पता था कि आखिर यह व्यक्ति जो अचानक ही उनकी जिंदगी में प्रकट हुआ था, वो किस तरह उसके पिता को जानते हैं। क्या इनका कोई गहरा संबंध उनके पिता से हो सकता है?
जिस बारे में सोचकर अभी राजकुमार तनिष्क की आंखें एक अनचाही खुशी की चमक में चमक उठी। राजकुमार तनिष्क अभी अपने सामने खड़े व्यक्ति से कुछ कह पाते उससे पहले ही सामने खड़े व्यक्ति ने अपने बारे में बताते हुए कहा, मैं जलपरी देश का राजा अनंत नंद, इस समुद्र में रहने वाले सभी जीवों का राजा और इस पूरे जलद्वीप का महाराज अनंत नंदन हो। वही अपने सामने खड़े व्यक्ति का ऐसा इंट्रोडक्शन सुनकर माही और राजकुमार तनिष्क ने एक दूसरे की तरफ देखा, जिसे देख शायद राजा आनंद नंद भी समझ गए थे कि शायद वो दोनों अभी भी उनकी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, शायद वो उनके बारे में अभी तक नहीं जानते थे। इसलिए उन्होंने अपने बारे में आगे बताते हुए कहा, जिस तरह आप इस समय समुद्र राज्य में उपस्थित है, इस समुद्र राज्य से कुछ द्वीप दूर समुद्र के नीचे पानी की दुनिया में मेरा राज्य है, जहां पानी में उसका उपस्थित सभी जीव सुख शांति और प्रेम से रहते हैं। मैं उसी समृद्ध स्थान का राजा अनंत नंद हूँ। वही राजा अनंतानंद के बारे में सुनकर माही और राजकुमार तनिष्क ने सम्मान पूर्वक झुकता हुए एक राजा को सम्मान दिया। वही माही और राजकुमार तनिष्क को ऐसा करता देख सामने खड़े जलपरी देश के राजा अनंत नंद ने मुस्कुराते हुए अपने सर को नामे हिलाते हुए कहा, नहीं बच्चों, तुम्हें ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आज तुम दोनों सही समय पर नहीं आते तो आज मुझे भी नहीं पता था कि मैं कितने समय तक अपने आप को जीवित रख पाता। मैं पिछले कितने वर्षों से अपने आप को जीवित रखने की जद्दोजहद में लगा हुआ था, और आज जब मेरी हिम्मत पूरी तरह खत्म होने वाली थी, तुम लोगों ने आकर मुझे दूसरा जीवन दान दिया है। तुम लोगों का करना चाहिए, पर आज तुम लोग मुझे उसे कैद से आजाद नहीं करते। इस समय तक मेरी मृत्यु हो चुकी होती। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आने वाला है, तो इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूले और चैनल को अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूले और अपना प्यार भरा कमेंट जरूर करें। और दोस्तों, कम से कम 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।